नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर इशारों इशारों में निशाना साधा है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में अधिकतर ओपिनियन मेकर 6 महीने में उसी प्रोडक्ट को फिर से पेश करने में व्यस्त रहते हैं और इससे दोबारा पेश करने में भी उसे नया रूप देने की कल्पना नहीं करते। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने ही अंदाज में कांग्रेस की पुरानी सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग गरीबी उन्मूलन की बात करते थे, लेकिन वास्तव में वे गरीबों को देश के लिए बोझ मानते थे। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते थे ताकि वे देश के विकास में योगदान दे सके। आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स के ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जब देश में हमें सेवा का मौका दिया, सबसे पहले कदम परिकल्पना नई सोच को लेकर था। साल 2014 में करोड़ों के घोटाले और भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया। युवाओं की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। हमारे देश में लंबे समय तक जो सरकारें रही या जो सरकार चलाने वाले रहे, उन्हें माई बाप कल्चर बहुत पसंद आता था। आप लोग इसे परिवारवाद और भाई भतीजावाद से कंफ्यूज मत करिएगा। ये एक अलग ही मनोभाव था। इसमें गवर्नमेंट अपने ही देश के सिटीजन्स के बीच मास्टर जैसा व्यवहार करती थी। हाल ये था कि देश का नागरिक भले कुछ भी करे, सरकार उसे शक की नजर से ही देखती थी, और नागरिक कुछ भी करना चाहे उसे सरकार की परमिशन लेनी ही पड़ती थी। इस कारण पहले के समय में गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन का माहौल बना रहता था। यहां जो सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, उन्हें मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि एक जमाने में टीवी और रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। इतना ही नहीं, इसे ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही बार बार रिन्यू भी करवाना पड़ता था। और ये किसी एक सेक्टर में नहीं, बल्कि लगभग हर सेक्टर में था। तब बिजनेस करना कितना मुश्किल था, लोगों को तब कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, ये आप भली भांति जानते हैं। 90s में कंपल्सन के कारण कुछ पुरानी गलतियां सुधारी गई और उसे रिफॉर्म्स का नाम दिया गया। लेकिन ये माई बाप वाली पुरानी मेंटालिटी पूरी तरह से गई नहीं। 2014 के बाद हमने इस गवर्नमेंट फर्स्ट मेंटालिटी को पीपल फर्स्ट अप्रोच की तरफ रीइमेजिन किया। हमने नागरिकों पर ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम किया। सेल्फ एसिस्टेशन हो या फिर लोअर रैंक जॉब्स के इंटरव्यू हमने खत्म कर दिए। मेरिट के आधार पर कंप्यूटर तय करता है, उसको जॉब मिल जाती है। छोटे छोटे इकोनॉमिक ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज करना हो या फिर जन विश्वास बिल हो, कोलेटरल फ्री मुद्रा लोन्स हो या फिर एमएसएमईज के लिए सरकार खुद गारंटर बने, ऐसे हर प्रोग्राम, हर पॉलिसी में ट्रस्टिंग द पीपल ही हमारा मंत्र रहा है। अब टैक्स कलेक्शन का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। 2013-14 में देश का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगभग 11 लाख करोड़ रुपए था 2013-14 में, जबकि 23-24 में ये 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का एस्टीमेट है। यानी 9 साल में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 3 गुना की वृद्धि हुई है। और ये तब हुआ है जब हमने टैक्स रेट घटाया है।
समीर जी के सुझाव के वाले तो मैं अभी छूना नहीं है, हमने तो घटाया है। इसके जवाब में मैं चाहूंगा, आप आज जो दुनिया से जुड़े हैं उसके साथ सीधा संबंध है, मैं 3 बातों पर फोकस करना चाहता हूं। पहला ये कि टैक्स पेयर्स का नंबर बढ़ा है। अब मुझे बताइए, टैक्स पेयर का नंबर बढ़ा है, उसकी क्रेडिट किसको दोगे आप? बहुत स्वाभाविक है, सरकार के खाते में जाता है। या फिर यह कहा जा सकता है कि अब लोग ज्यादा ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। अगर ये भी है तो भी क्रेडिट सरकार को ही जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि जब टैक्स पेयर को लगता है कि उसका दिया टैक्स पाई पाई जनहित में, देश हित में, जन कल्याण में, देश कल्याण में ही उपयोग होगा, तो ईमानदारी से टैक्स भरने के लिए आगे आता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। और ये आज देश देख रहा है। और इसलिए मैं टैक्स पेयर का आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार की ईमानदारी पर भरोसा करके वह सरकार को टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं। सीधी सी बात है कि लोग आप पर जब तब ट्रस्ट करते हैं जब आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। भारत के टैक्स सिस्टम में आज जो बदलाव आया है, और वो इसी वजह से आया है, टैक्स रिटर्न्स के लिए हमने प्रोसेस को सिंपलीफाई। वहीं देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर तरफ हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के त्योहार को काफी महत्व दिया जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती मां की पूजा की जाती है। साल में होने वाले 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवसेना और धनुष बाण का चिन्ह चुनने के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने आलोचना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले से कहना होगा कि अब देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव आयोग की तरफ से फैसला आया है, जिसमें उद्धव ठाकरे से शिवसेना पार्टी का अधिकार और चुनाव चिन्ह जो है वो शिंदे गुट के हक में फैसला सुनाया गया है। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र के दृष्टि से चुनाव आयोग का ये परिणाम बेहद खतरनाक है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले से ये घोषणा कर देनी चाहिए कि आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। मोदी को घोषणा करनी चाहिए कि लोकतंत्र को सम्मान देकर निरंकुशता शुरू हो गई है। न्यायपालिका कैसे दबाव में आएगी, इसके उदाहरण हमने देखे हैं। आज फैसला जो आयोग की तरफ से आया है वो अप्रत्याशित है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में लगभग 6 महीने से चल रहा है। अब उनकी लगातार सुनवाई शुरू हो चुकी है। लागवायला लागलो तर मग मात्र कोणी धनाढ्य माणूस निवडून आलेले आमदार खासदार विकत घेऊन पक्षाचा सर्वे सर्व होऊ शकतो, देशाचा पंतप्रधान किंवा राज्याचा मुख्यमंत्री सुद्धा होऊ शकतो, हे सुद्धा मी मागे बोललेलो आहे। निवडणूक आयोगाबद्दल एवढंच मी म्हणेन की जी एक केस प्रशांत भूषण यांची एक केस सुरू आहे, नेमकी आता माझ्या लक्षात नाहीये, पण त्यांनी निवडणूक आयुक्ताबद्दलच शंका व्यक्त केलेली आहे की 24 तासात ही फाईल हल्ली कशी आणि यांची नेमणूक झाली कशी। मला आता असं वाटायला लागलेलं आहे की जसं न्यायाधीश नेमण्याची एक प्रक्रिया असते तशीच प्रक्रिया आता निवडणूक आयुक्त नेमण्यासाठी सुद्धा विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन सुरुवात करण्याची आता गरज लागलेली आहे। चोराला राजमान्यता देणं हे काही जणांना भूषणावं वाटत असेल, पण शेवटी चोर हा चोरच असतो। आज जी दयनीय अवस्था आमच्यातल्या गद्दारांची झालेली आहे, मिंदे गटाची आणि त्यांना मांडीवर घेतलेल्या
जगातल्या सगळ्यात मोठ्या पक्षाची जी एक दयनीय अवस्था झालेली आहे, त्यांना स्वतः लढण्याची हिंमत नाहीये. मी अनेकदा त्यांना आव्हान दिलेलं आहे की हिंमत असेल तर निवडणुका घ्या. अगदी लोकसभा पासून महापालिका तुम्ही एकत्र घ्या. ती निवडणूक घेण्याची काही त्यांची हिंमत झाली नाही. आता मला अशी शक्यता वाटायला लागलेली आहे की ज्या पद्धतीने त्यांनी धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे मिंदे गटाला दिलेलं आहे, दिल्ली के निकी यादव मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहिल गहलोत और उसके अलावा 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गहलोत के पिता को भी साजिश में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस बात की जानकारी दी। पुलिस लगातार मामले में सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। पूरा सीक्वेंस कनेक्ट किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में साहिल गहलोत ने अपने लिव इन पार्टनर निकी यादव की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक साहिल उसके सामने अपना अपराध स्वीकार कर चुका है। पुलिस ने पहले बताया कि आरोपी साहिल ने 10 फरवरी सुबह 9 बजे हत्या करने के लगभग 12 घंटे बाद दूसरी महिला से शादी भी कर ली और अगले दिन वापस आकर निकी की लाश को फ्रिज में रख दिया। दिल्ली पुलिस ने निकी यादव मर्डर केस में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि साहिल के साथ हत्या की साजिश रचने में उसके परिवार और उसके दोस्त भी शामिल थे। क्राइम ब्रांच ने पिता वीरेंद्र सिंह, भाई आशीष और नवीन, दोस्त लोकेश और अमर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि निकी की लाश को फ्रिज में छिपाने में उसके दोस्त और कजिन भाई ने सहायता की थी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए तेजी से काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने अधिकारियों से दिल्ली के हर घर में साफ पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा। इस बैठक में पानी के सोर्स का जायजा लिया गया। ग्राउंड वाटर रिसर्च के लिए STP पर बात हुई। इसके साथ ही उत्तर और पूर्वी दिल्ली के लिए पानी का नया इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट तैयार करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में दिल्ली में हर घर तक पानी का कनेक्शन देने पर भी बात हुई। सीएम ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया। बता दें कि दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में नए वाटर कनेक्शन लगाए जाएंगे। वहां कनेक्शन शुल्क नहीं देना होगा। सीएम ने बैठक में पानी की बर्बादी रोकने को भी कहा। उन्होंने कहा कि पानी बर्बाद करना सबसे बड़ा अपराध है। साथ ही कहा कि पानी की सप्लाई के काम में देरी ना की जाए। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन अपने लेखन को लेकर हमेशा से कट्टरपंथियों के निशाने पर रही हैं। उनके लिखे कट्टरपंथी इतना तिलमिला गए कि उन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। फिलहाल वो भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। उनकी तुलना कभी कभी विख्यात लेखक सलमान रुश्दी से भी की जाती है, लेकिन तस्लीमा खुद इस तुलना को गलत मानती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसकी वजह भी बताई। हाल ही में तस्लीमा नसरीन ने एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए मेडिकल क्राइम और जिंदगी को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि वो घुटनों का इलाज करा रही हैं, लेकिन कूल्हे की हड्डी को काटकर अलग कर दिया गया। इसके चलते वो बिस्तर पर कैद होकर रह गई हैं। तस्लीमा ने बताया कि जनवरी में वो लड़खड़ाकर गिर गई थी, जिसके चलते उनके घुटने में चोट आई थी। वो इलाज कराने के लिए गई, जहां उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई। जब ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि घुटने की जगह उनके कूल्हे ही हटा दिए गए हैं। इस घटना के बाद तस्लीमा नसरीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ कट्टरपंथियों ने खुशी भी जताई थी। तस्लीमा ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखा तो मेरा गलत ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बधाई दी जाने लगी। कट्टरपंथियों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी मानते हैं कि उन्हें अल्लाह ने सजा दी है। यही नहीं, उन्हें अपने गुनाहों के लिए माफी मांगने के लिए भी कहा गया। तस्लीमा नसरीन ने बताया कि उन्हें आज भी कट्टरपंथियों से खतरा रहता है। वहीं बस्तर सांसद दीपक बैज ने 4 फरवरी को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद लगातार मिशन आत्मनिर्भर के तहत ब्लॉक दरभा, तोकापाल, बस्तानार, लोहंडी, गुंडा, बस्तर और बकावंड में शिविरों के माध्यम से आयोजन कर इस कड़ी में बस्तर विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्षता में मिशन आत्मनिर्भर दिव्यांगों के लिए बृहद समस्या समाधान शिविर में हजारों की संख्या में दिव्यांग और उनके परिजन
पंचायत बस्तर पहुंचे, जहां लगातार 4 दिन तक समाज कल्याण की टीम ने युवोदय की सहायता से बस्तर ब्लॉक के घर में पहुंचकर उन्हें इस शिविर में पहुंचने की जानकारी दी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट हमलावर है और चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे की इस चोट पर मरहम लगाने के बजाय एनसीपी चीफ शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करने और नया चुनाव चिन्ह लेने को कहा। शरद पवार ने कहा कि यह चुनाव आयोग का फैसला है, एक बार फैसला हो जाने के बाद कोई चर्चा नहीं हो सकती, इसे स्वीकार करें और नया चुनाव चिन्ह लें। इसका कोई बड़ा असर नहीं होने वाला क्योंकि लोग इसे स्वीकार करेंगे। ये अगले 15 से 30 दिनों तक चर्चा में रहेगा, बस इतना ही। शरद पवार ने कांग्रेस को अपने सिंबल को 2 बैलों के हाथ में जुए के साथ बदलने की याद दिलाई। कहा कि लोग उद्धव ठाकरे गुट के नए सिंबल को उसी तरह स्वीकार करेंगे जैसे उन्होंने कांग्रेस के नए सिंबल को स्वीकार किया था। पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद अंबिकापुर शहर वासियों को मणिपुर चौकी को थाने के रूप में सौगात दी गई है, जो स्वतंत्र थाना के रूप में अब काम करेगा। वहीं क्षेत्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के बीचों बीच स्थित होली क्रॉस हॉस्पिटल के पास होली क्रॉस चौकी का भी शुभारंभ कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार के आदेश के बाद मैनपाट कार्निवाल में पहुंचे प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने 14 जनवरी को ही इसकी घोषणा कर दी थी, जिसके बाद 17 जनवरी को रेंज के आईजी रामगोपाल वर्मा ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। आज 17 तारीख को हमारे शहर में होली क्रॉस हॉस्पिटल चौकी और चौकी मणिपुर से थाना मणिपुर का उन्नयन कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इसका आज औपचारिक कार्यक्रम किया गया है और मैनपाट महोत्सव के दौरान 14 तारीख को माननीय मंत्री श्री शिव डहरिया जी और माननीय मंत्री श्री अमरजीत भगत जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण किया गया था। निश्चित रूप से ये शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि और सौगात है और राज्य शासन की मंशा अनुसार पुलिस की पहुंच लोगों तक बढ़ाए जाने का कार्य किया जा रहा है। और ये जो क्षेत्र है हमारा शहरी क्षेत्र है जहाँ पे वार्ड और ग्रामीण एवं शहरी इलाका दोनों ही आते हैं और इस चौकी से थाना उन्नयन के बाद में यहाँ पे अपराध में रोकथाम में और अपराध घटित होने से पहले प्रिवेंटिव पुलिसिंग में निश्चित रूप से बेहतरी। मणिपुर चौकी से थाना का उन्नयन का शासन का आदेश प्राप्त हुआ था, तो इस विषय पर औपचारिक उद्घाटन 14 फरवरी को मैनपाट महोत्सव के दौरान माननीय मंत्री श्री शिव डहरिया जी और श्री अमरजीत भगत जी के कर कमलों द्वारा किया गया था, जिसका कि आज हमने ग्राउंड पर उद्घाटन किया है, जहाँ से रोजनामचा यहाँ का चालू हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस थाना क्षेत्र अंतर्गत जो 17 गांव और 5 जो वहीं डिंडोरी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने नगर में परिषद क्षेत्र में निकाली जा रही विकास यात्रा में शिरकत करते हुए नगर में हुए विकास कार्यों की सौगातों से अवगत कराते हुए नगर विकास के लिए सीसी सड़क, संजीवनी क्लिनिक और सीसी सड़क वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 6 में सड़क वार्ड बनवाई और वहीं 5 नंबर वार्ड में भी सीसी सड़क सहित कई कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। नगर परिषद के वाटर फिल्टर प्लांट में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन की तरफ से आयुष विभाग की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने लाभ लिया। तो बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पर लाइन का आपको पता होगा 32 लाख रुपए का यहाँ वाटर सप्लाई का काम चल रहा है। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। हमने लगभग 900 के आसपास आवास हमने दिया है, 879 के करीब पूर्ण हो गए। तो यही है, लोगों के लिए जो लाभ हम ज्यादा से ज्यादा दिए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जितने लोगों का रह गया है, अगर किसी कारण से छूट गया तो उसमें हम जोड़ते हैं।
और जितना काम हमने किया है, मैं कई ऐसे क्षेत्र, तो चूंकि नगर का मामला है, यहाँ पर जो भी हमने परिस्थितियां अनुभव की है, देखें तो पिछले अगर दशकों में देखेंगे तो नगर पालिका के बारे में कभी ज्यादा विचार हुआ नहीं। हमारे पंडित जी भी आज यहाँ थे, अध्यक्ष है, इसके पहले तो मरकाम मैडम थी। मैं सम्मानीय रूपाली जितना संभव हुआ है इस नगर के विकास में और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम, चूंकि जिला मुख्यालय। वहीं बस्तर कमिश्नरी में नक्सलियों के बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदेश स्तर पर किए गए चक्का जाम का व्यापक असर सरगुजा जिले में भी दिखा गया। बीजेपी जिला कार्यकारिणी सरगुजा की तरफ से बस्तर कमिश्नरी में नक्सलियों के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में सरगुजा जिले के सभी मंडलों में 2 घंटे चक्का जाम किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। साथ ही प्रदेश सरकार के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा जनतंत्र के माध्यम से नहीं बल्कि भयतंत्र के माध्यम से सत्ता हासिल करने का आरोप भी लगाया। इस बगीचा चौक पे बस्तर में जो हमारे 4 कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, उनकी याद में पूरे प्रदेश के आह्वान पर यहाँ चक्का जाम किए थे और मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह नागरिकों के प्रति, हमारे मंडल के महामंत्री, सभी नागरिकों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, यहाँ के प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे इस चक्का जाम में बतौली के पूरे नागरिकों ने सहयोग किया। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।